हेलो एवरीवन, पिछले वाले पार्ट में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई 10वीं कक्षा के ऑफिशियली मॉडल पेपर में मैथमेटिक्स का पहले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 30 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिए हैं। और दूसरे पार्ट में हमने क्वेश्चन 30 से लेकर क्वेश्चन 60 तक का बेहतरीन सॉल्यूशन किया था। और आज के इस तीसरे एपिसोड में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं क्वेश्चन 60 से लेकर क्वेश्चन 100 तक के मैथमेटिक्स का काफी ही बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। यदि आपको लगता है कि सच में मैथमेटिक्स हार्ड होता है, तो यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो विश्वास कीजिए मैथ के जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, जिसमें मैं 100% कर सकता हूं कि आपको जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर ओएमआर शीट में रखना है, आप 100% सही 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप आसान तरीके से करके आइएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। पहला सवाल कहता है रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1,8, ऑप्शन बी में दिया गया है 4,8, ऑप्शन सी में दिया गया है 0,8 और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है 8,1। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो या जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 61 करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। तो दोस्तों, कोई भी बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होने के लिए दोनों का जो मान है वो प्लस में होना चाहिए। तो प्लस वाला ऑप्शन ए में दिया गया है, 10 भी प्लस में है और 4 भी प्लस में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 62 को यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन 62 क्या कहता है कि बिंदु ए में दिया गया 5,6 कि y अक्ष से लंबवत दूरी क्या हो जाएगी। यदि आप इस प्रकार से कार्तीय तल बनाइएगा तो ये आपका x और ये x डैश होता है, दूसरा y और ये y डैश होता है। तो यहाँ से लंबवत दूरी जाइएगा तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा, चूंकि 5,6 में सबसे पहले मिलेगा 5, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 5 इकाई हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 63 को देखिए, कहता है कि बिंदु ए में दिया गया है -2,10 और n में दिया गया -8,14 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल याद कीजिएगा कि मध्य बिंदु का जो नियामक x बराबर एक फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2 बटा 2, तो वहीं पे y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, यह एक फॉर्मूला है मध्य बिंदु ज्ञात करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको x1 का मान लिखना है। तो देखिए x1 का मान -2 मिलेगा तो -2 लिखिएगा, प्लस x2 का मान, तो दोस्तों x2 का मान तो -8 है, तो प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पे -8 हो जाएगा, बटा में 2 कर दीजिए। उसके बाद में y1 प्लस y2 का मान, तो y1 का मान यहाँ पे 10 दे रखा है तो 10 लिखिएगा, प्लस y2 का मान कितना दोस्तों, तो 14 है तो आप 14 लिखिएगा, बटा 2 कर दीजिए। -2 और -8 मिलकर ये -10 होगा, इसमें 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 5 दूनी 10, ये -5 बढ़ते हुए कट जाएगा। 14 में 10 को ऐड करते हैं तो ये 24 होता है, 24 में 2 से भाग लगाएंगे तो 12 दूनी 24, यानी -5,12। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 64 को देखिए, कहता है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों का निर्देशांक 6,-8 और -6,8 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पे भी आपको मध्य बिंदु का ही निर्देशांक पूछा गया है, तो वही फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, तो वहीं पे होते हैं y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान दोस्तों कितना है, तो 6 प्लस y2 का मान यहाँ पे -6 है, तो 6 आप प्लस -6 लिख सकते हैं, या 6 प्लस माइनस मिलकर -6 बटा 2 कर सकते हैं। y1 का मान देखिएगा तो -8 है, प्लस y2 का मान +8 है, तो आप यहाँ पे 8 लिखिएगा, बटा 2 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो भी 0, यहाँ पे भी प्लस माइनस कट के 0 और 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो भी 0, यानी मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 और इस वृत्त का केंद्र का निर्देशांक भी क्या हो जाएगा, तो 0,0 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 65 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 65 क्या कहता है कि बिंदु ए में दिया गया 3,4 और बी में दिया गया p,a की मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मूल बिंदु से दोनों का दूरी ज्ञात करके इक्वल कर दीजिए। तो मूल बिंदु से यदि a का दूरी निकालिएगा ना, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9 4 16, मूल बिंदु का फॉर्मूला ये ना होता है √x² प्लस y²। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे p का स्क्वायर करेंगे प्लस a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना जी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोस्तों देखिए पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर एक हो जाएगा। यहाँ पे हम सभी पी स्क्वायर को सेम टू सेम लिखे हैं। ये रूट से रूट जब कट जाएगा तो 16 9 यहाँ पे 25 हो जाएगा। ये +1 है तो इधर हो जाएगा -1 और यहाँ पे केवल पी स्क्वायर ही बचेगा। दोस्तों 25 में से एक घटेगा तो 24 होगा और यहाँ पे पी स्क्वायर है। यदि पी पर से स्क्वायर हटा देंगे तो केवल पी बचेगा। तो यहाँ पे जो 24 दिया गया है ये 24 प्लस माइनस में रूट इसमें आ जाएगा। प्लस माइनस में 24 का गुणनखंड करेंगे तो ये कितना होगा, तो 2 दूनी 4 छक 24 जाएगा। यहाँ पे पी बचेगा यानी 2√6 जो कि प्लस माइनस में होगा। यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 66 को देखिए, कहता है कि बिंदु 0,8 बी में दिया गया 6,12 सी में दिया गया -14,-4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, उसके बाद में होता है y3 माइनस y1 प्लस होता है x3 y1 माइनस y2। यह फॉर्मूला के माध्यम से आप आसानी तरीके से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब हालांकि -4 वर्ग मात्रा का पाएगा, तो माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब +4 वर्ग इकाई हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि बिंदु ए में दिया गया 4,-3 बी में दिया गया 9,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु y का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों y का जो फॉर्मूला होता है विभाजन फॉर्मूला के अनुसार m1 y2 प्लस में होते हैं m2 y1 बटा में होते हैं m1 प्लस m2। तो देखिए m1 का जो मान है ना, ये अनुपात को m1 बोलते हैं तो m1 का मान 3 है, तो यहाँ पे भी 3 दिया गया है गुणे y2 का मान, तो y2 का मान यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है। प्लस में है m2 का मान, तो दोस्तों m2 का मान 2 है तो यहाँ पे भी 2 दिया गया है गुणे y1 का मान, तो y1 का मान -3 है तो यहाँ पे भी -3 दिया गया है। बटा में m1 प्लस m2 यानी 3 + 2, तो यहाँ पे भी 3 + 2 है। तो इस प्रकार का सुटेबल ऑप्शन ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 68 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 68 क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 120 डिग्री है तो कोण बी का मान क्या होगा। हाँ, कितना सिंपल सवाल है ना जी। तो ऐसे क्वेश्चनों का सोल्यूशन कैसे करते हैं आप सभी को मालूम होगा। त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योगफल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा कोण ए होता है इसका मान, और ये हमारा यदि कोण बी होता है इसका मान, दोनों का जो मान है वो 120 डिग्री है, तो तीसरा कोण का मान कितना होगा। तो जाहिर सी बात है 180 में से हम क्या करेंगे 120 को माइनस करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। ये दोस्तों 120 में से 180 में से यदि 120 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 60 होगा ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 60। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 69 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बटा DE BC बटा FD हो तो ये समरूप होंगे जब। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम दो त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से। इसका नाम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABC रखना है, इसका रखना है DEF रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे अब जरा सा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो यहाँ पे हम रेड कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे कहता है कि AB बटा DE, तो ये हमारा AB और ये है DE। फिर कहता है BC, ये वाला BC, और ये कहता है FD के, तो FD हमारा कितना है FD इसका। तो यहाँ पे कौन से कोण की बात की गई है, तो यहाँ पे कोण B हो जा रहा है और यहाँ पे कोण D हो जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कोण B बराबर कोण D के। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। कहता है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर और बीसी बटा क्यूआर बराबर 1/5 है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर और एरिया और त्रिभुज एबीसी का मान क्या होगा। तो देखिए बीसी में आपका 1 है लेकिन यहाँ पे पीक्यूआर की बात की गई है, तो आप सभी को मालूम होगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पीक्यूआर का कितना है, तो 5 है भुजा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे एबीसी का भुजा 1 है तो 1 का भी स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, इसमें यदि भाग लगा देंगे तो कितना आएगा डियर 25 आएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 71 कहता है कि tan इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। दोस्तों आप सभी को फॉर्मूला मालूम होगा कि tan इंटू डबल माइनस थीटा बराबर cot थीटा होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 72 को देखिए, कहता है कि दी गई आकृति में DE समानांतर BC यदि AD का मान 5 है, BC का मान 6, देखिए AD का जो मान है ना ये 5 है। उसके बाद में कहता है DB का मान कितना है दोस्तों, 6 है। AE का मान AE इसका मान कितना है, 8 है। तो EC का मान मान लेते हैं हम, x है। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि AD बटा DB बराबर होते हैं AE बटा EC के। तो AD का मान देखिए 5 है, तो 5 बटा DB का मान कितना है, 6 है, और बराबर में करेंगे AE का मान 8 है, EC का मान तो हम x माने हैं। तो इससे हटा के हम ऐसे कटा भी सकते हैं, 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6। तो x में यदि 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा, 4 में 3 में करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। यदि आप x बराबर लिखते हैं 12, तो 5 यहाँ पे गुना में दिया गया है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, भाग में कर दीजिए। या आप अगर वैसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं कि देखिए 5 में x ना करेंगे तो कितना होगा, 5x होगा। तो ये 8 छक 48 हो जाएगा। यदि x बराबर हम 48 लिख देते हैं तो 5 गुना में तो भाग में हो जाएगा। यदि आप 48 में 5 से भाग लगा दीजिएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 73 कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, ये किसने कहा था। उम्मीद है आपका इसका आंसर तो जरूर मालूम होगा, है ना जी। तो देखिए, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन थेल्स महोदय का है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, थेल्स महोदय। अगला सवाल क्वेश्चन 74 को देखिए कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है। बहुत सिंपल सवाल। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, बाहरी बिंदु कोई ए ले लेते हैं, तो इससे हम केवल 2 स्पर्शिका ही खींच सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 2 स्पर्शिका खींच सकते हैं। अगला सवाल कहता है कि दी गई आकृति में PA तथा PB दो स्पर्शिका ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण APO बराबर 40 डिग्री है। तो कोण AOAP बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक कोण आपका 40 डिग्री दिया गया है, तो दूसरा कोण आपका जो मान लेते हैं कि ये कोण यदि 40 डिग्री दिया गया है और हमसे ये कोण पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री का होता है। तो ये अब 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री, तो 9 4 13, ठीक है। तो आपका ये भी डिग्री कितना होगा, तो ये आपका 40 डिग्री होगा, तभी ना 40 40 80 और ये 90 मिलकर 180 होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 40 डिग्री। जिनको इसका सोल्यूशन यदि समझ में नहीं आया तो जरा ध्यान से दीजिएगा। देखिए इसमें ये कोण जो है हमारा 90 डिग्री का होता है, इतना तो कंपलसरी है। ये कोण हमारा जब 40 डिग्री दिया गया है तो कितना हो गया, 90 और 40 130 हो गया, ठीक है। अब इसमें कितना ऐसा कीजिए, 40 में 40 को कट कर देते हैं, 40 40 80 होता है, और उसके बाद में इसमें 80 जोड़िएगा तो सॉरी इसमें 100 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 76 को देखिए कि दी गई आकृति में त्रिभुज QOR तथा वृत्त का व्यास है PR बराबर QR के बराबर है, तो कोण PQR बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि QOR वृत्त का व्यास है, QOR ये हमारा वृत्त का व्यास है। यदि पी क्यू ये हमारा है, इस भुजा भुजा पी क्यू और पी आर ये भुजा के बराबर है, तो ये सामने वाला भुजा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 76 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन सी होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये जो कोण पी का जो मान है वो 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों भुजा पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है जब ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो जब 45 होगा तभी ना 45 45 90 90 मिलकर 180 होगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज O केंद्र वाले वृत्त यदि AB तथा AC दो स्पर्शिका इस प्रकार हैं कि कोण BOA बराबर 110 है, तो कोण COA बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जब इस प्रकार से वृत्त बना के ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे O रखिएगा, यहाँ पे आपका AB और AC दो स्पर्शिका है, तो यहाँ पे इसे हम इरेज कर देते हैं। देखिए ये AB हो गया, AC दो स्पर्शिका खींचा गया है। इसे BOC ये वाला जो कोण का मान दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 110 डिग्री दिया गया है। तो जब ये दोनों में खींचिएगा तो कितना हो जाएगा, 55 दूनी 110 होता है, तो 55 55 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में क्या कीजिए कि 35 दूनी 70 डिग्री वहां पे बचेगा 110 लाने के लिए, यानी 110 डिग्री दिया गया है, तो इसमें कितना ऐड कीजिएगा कि 180 हो जाएगा, तो 17 ऐड कीजिएगा, तो 70 को दोनों में बांट दीजिए, तो कितना कितना बांटिएगा, 35 35। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 35 डिग्री।
अगला सवाल कहता है कि यदि टी में किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, केंद्र से टी की दूरी 13 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो क्या कीजिए, 13 का स्क्वायर कीजिए, माइनस कर दीजिए 12 का स्क्वायर। आप सभी को मालूम होगा 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को घटा लीजिएगा तो 25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 79 को कहता है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण क्यू पी आर 60 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे देखिए एक कोण का जो मान है ना वो 60 डिग्री तो हमें प्राप्त है, तो दूसरा कोण हमें बताना है। कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे देखिए 60 को 2 भागों में बांट दीजिए, यानी आधा आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, होगा ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि आंकड़े 30 को इतना इतना आंकड़ा दिया गया है, इसका परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या होता है? तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए, आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। यानी 84 में से यदि हम 15 घटा देते हैं तो कितना आएगा? तो 65 आएगा, सॉरी 65 नहीं 69 आ जाएगा। कितना आएगा डियर? 69 आएगा, है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है कि देखिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर दिया गया है, 1,2,3 डॉट डॉट एन का समानांतर माध्य क्या होगा? तो समानांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला n+1/2 होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल करता है कि यदि 3 गुने बहुलक बराबर बहुलक प्लस x गुने माध्य तो x का मान क्या होगा? तो देखिए यह बहुलक का फॉर्मूला आता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है, x के बदले में क्या होगा? 2 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा। याद रखिएगा फॉर्मूला, बहुलक का एक फॉर्मूला आता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। अगला सवाल क्वेश्चन 83 को देखिए, इतना एक प्रेक्षण दे दिया गया है, इसमें बहुलक पूछा गया है। बहुलक किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आई रहती है उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। यदि इस आंकड़े में 13 की संख्या देखेंगे तो 13 ही एक ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 13। क्वेश्चन में यहाँ पे 84 को देखिए, कहता है कि यदि 7,9,13,15 x का मान 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मान का फॉर्मूला होता है सिग्मा x बटा n, यानी सबको जोड़ लेंगे और जितना होगा उतना से भाग लगा देंगे, क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। तो सबसे पहले मान के बदले में हम 10 लिखेंगे, उसके बाद में जितना संख्या दिया गया सबको हमें जोड़ना होगा। तो कितना कितना दिया गया? तो दिया गया 7 प्लस, आइए यहाँ पे लिख लेते हैं 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 और प्लस में है दोस्तों x। ये टोटल कितना संख्या? तो 5 संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना होगा। कैसे जोड़िएगा? देखिए 5 3 8, 8 9 17, 7 7 14, यानी आपका ये टोटल 54 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 बचे 50 जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि 54 में से यहाँ पे इसको आसानी तरीके से आप घटा लीजिएगा, और इसका जो क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा वो 6 आता है। इसका सोल्यूशन हम किए थे तो क्वेश्चन का जो सही जवाब आया था वो 6 आया था। यानी जितना जोड़ने पाएगा उसमें से 50 को माइनस कीजिएगा, उस आपका क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका ऑप्शन ए होगा 6। अगला सवाल कहता है यदि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा किसी भी घटना का अधिकतम प्रायिकता का मान 1 होता है, कोई भी घटना 1 से बढ़कर नहीं हो सकती है। अगला सवाल करता है निम्नलिखित में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखिए यहाँ पे इस घटना की प्रायिकता हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, लेकिन डी में दिया गया 13/12। यदि 12/13 दिया जाता तो इस घटना की प्रायिकता हो जाती। इसका घटना का प्रायिकता इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका मान ए के मान से ज्यादा हो जाएगा, जिस कारण इस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला सवाल कहता है एक न्याय संगत पासा फेंका जाए तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगा? न्याय संगत पासा फेंकने की बात की गई है, तो 2 का गुणज कितना आएगा? तो 1 2 3 4 5 6। एक पासा को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक संख्या आएगा। तो 2 का गुणज कितना है? 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 2 का यहाँ पे गुणज आप कितने पा रहे हैं? 3 पा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 और टोटल संख्या कितना है? 6 है, तो कटा के 1/2 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन 88 को देखिए कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है तो इसमें काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? आप सभी को मालूम होगा ताश के पत्तों में टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। कितना होता है दोस्तों? 52, जिसमें लाल रंग का होता है 26 और लाल रंग का होता है काला। तो काला आने की प्रायिकता तो यहाँ पे नहीं गई है, लाल आने की प्रायिकता, तो लाल आने के अनुकूल परिणामों की संख्या 26 जाएगा, कुल परिणामों की संख्या 52। तो 26 दूनी 52 यानी
13 एकम 13 और 13 दूनी 26 या ऐसे कुछ करके बना लीजिएगा। तो 26 दूनी 52 ना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 79 को देखिए। क्वेश्चन 79 कहता है, सॉरी 89 कहता है कि दो न्याय संगत सिक्कों को उछाले जाते हैं तो कम से कम शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। दो सिक्के को उछालिएगा ना, तो हो सकता है कि दोनों हेड आ सकता है, दोनों टेल आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं, दोनों टेल आ सकता है, पहला हेड तो दूसरा टेल, दूसरा हेड तो पहला हेड आ सकता है। इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आ सकता है। तो कुल परिणाम यहाँ पे आपका 4 हो गया। कहता है कि कम से कम शीर्ष आने की प्रायिकता, तो इसमें भी शीर्ष आया है, इसमें भी शीर्ष आया है, इसमें भी शीर्ष आया है, तो शीर्ष आने का कुल परिणाम कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 3/4। अगला सवाल क्वेश्चन 90 को देख लीजिए कि 3 सिक्के को उछाला जाता है तो संभव परिणाम कितने आ सकते हैं। तो 3 सिक्के को उछालिएगा ना, तो हो सके तो तीनों हेड आ सकता है, तीनों टेल आ सकता है। उसके बाद में 2 गो टेल पहला हेड आ सकता है, 2 गो हेड पहला, उसके बाद में यहाँ पे 2 एच और 1 टी आ सकता है। ठीक है, टी एच टी आ सकता है, एच टी एच आ सकता है। इस प्रकार से 2 4 6 और अभी 2 गो और आएगा। तो आप यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाल सकते हैं तो कुल जो परिणाम आ सकते हैं वो 8 आ सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 91 को देखिए कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे अंतः वर्ग के बारे में बात की गई है। तो क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर दुगुने भुजा का स्क्वायर होता है। यह होता है अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या कीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग रूट अंडर 2 गुने भूसा का जो मान है ना, हम ए स्क्वायर मानते हैं। और यहाँ पे कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, ये नहीं दिया गया जी। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे भुजा का मान भी उठा लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए रूट अंडर 2 में यदि आप ए स्क्वायर से गुना कर दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 8 लिख देते हैं तो रूट अंडर 2 जो गुना में है ये भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से यदि ए पर से आप स्क्वायर हटा दीजिएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रूट आएगा। ठीक है, या आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सबसे बेहतर होगा। इसका स्क्वायर हम इस प्रकार से कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 टाइम 64 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर से जब रूट कटेगा तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, 64 में 2 से कर दीजिए तो क्वेश्चन का सही जवाब 128 सेमी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला सवाल क्वेश्चन 92 कहता है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:5 है तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का 16, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, जो कि ऑप्शन सी में है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 रूट अंडर 3 सेमी है तो इसकी भुजा क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है ना, ये जो भुजा होती है ये रूट अंडर 3/4 गुने भुजा के बराबर होती है। तो भुजा का मान 9 रूट अंडर 3 दिया गया है और रूट अंडर 3/4 गुने भुजा का मान ये ना होता है जी। तो अब हम क्या करेंगे कि लिख सकते हैं यहाँ पे भुजा का स्क्वायर, रूट 3 से रूट 3 कर सकता है, रूट 3 मरतबे। ठीक है, इस प्रकार से आसान तरीके से आपको कटाने के बाद क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आएगा ना, वो क्या आएगा, आप कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का सही जवाब आपका 6 सेमी आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे तो आपका 4 था, कैसे होगा, तो देखिए 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 94 को देखिए, कहता है R1 तथा R2 त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि का योग R है। यानी R1 प्लस R2 त्रिज्या को जब जोड़ दीजिएगा तो ये R के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि यदि शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए, यानी एच जो होता है वहां पे 3h कर दी जाए, आर जहाँ पे होता है वहां पे 3r कर दी जाए, तो शंकु का आयतन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे शंकु का आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। तो अब निकालेंगे 1/3 पाई का पाई, आर के बदले में लिखेंगे 3r का स्क्वायर। ठीक है, एच का मान लिखेंगे 3h। देखिए 1/3 पाई, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9r। उसके बाद में यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3h का 3h लिखेंगे। देखिए 1/3 पाई और 9 में 3 से करेंगे तो 9 3 का 27 RH। यहाँ पे था 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई से तो कट जाएगा, RH भी यहाँ पे RH भी है, लेकिन यहाँ पे आपका 27 गुना बढ़ गया है। क्वेश्चन का सही जवाब 27 गुना परिवर्तन हो जाएगा। अगला सवाल, R त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये 3 पाई स्क्वायर होता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल डियर देखिए
कि शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है। शंकु के छिन्नक का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस बड़कार स्क्वायर प्लस बड़कार इंटू छुटकार। यही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला सवाल क्वेश्चन 98 को देखिए। क्वेश्चन 98 क्या करता है, उस समांतर श्रेणी का समानांतर सारवंतर क्या होगा जिसका ये 18वां यानी 18वां पद और 14वां पद का जो अंतर है वो 32 है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, ए 18 को हम ए प्लस 18 में से ए कम करेंगे तो 17d इतना लिख सकते हैं। ए 14 को हम लोग ए प्लस 14 में से ए कम करेंगे तो 13d लिख सकते हैं। ये कितना के बराबर है, 32 के बराबर है। तो ए से ए हमारा कट जाएगा, 17d में से 13d घटेगा तो ये 4d बचेगा, बराबर में 32 है। 4 जाके 32 को कटेगा, 4 8 32, तो डी का जो मान आ गया है वो 8 आ गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 99 को देखिए। गोला का व्यास 42 सेमी है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा। व्यास 42 है तो आर ज्ञात कीजिएगा, तो 42/2 करके कितना आएगा, तो 21 आएगा। अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन पे फॉर्मूला बैठा दीजिए। फॉर्मूला आता है 4/r² यानी 4 गुने 22/7। आर का मान 21 है तो 21 गुने 21 कर दीजिए। 7 या 21, तो ये देखिए 22 चौक 88, 21 या 63, यानी 28 में आप 63 से गुना कर लीजिए। आपका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी आ जाएगा, 5544। अगला सवाल क्वेश्चन 100 को देखिए। कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 मीटर है, 14 सेमी है। बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए इसका आयतन जो होता है ना, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का तो मान मालूम नहीं है, लेकिन एच का जो मान मालूम है ना, ये 14 है। तो हम यहाँ से 7 दूनी 14 दो मरतबे घटा सकते हैं। 22 दूनी कितना हो जाएगा, तो 44 जाएगा, यानी 44r²। यहाँ से आप एच आर का जो मान है वो निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको 1/3, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, ठीक है। इस ऐसे नहीं ज्ञात करेंगे, आर का मान निकाल लीजिएगा, आर का मान आपका 3 आ जाएगा। और इसी फॉर्मूला पे आपको बैठाना है जो ये बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच पे। पाई का मान 22/7, आर का मान 3 आएगा तो 3 गुने 3 कर दीजिएगा, एच का तो मान 14 दिया ही गया है। ऐसे क्वेश्चनों का इस प्रकार से 7 19 14 कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 तिया यहाँ पे 18 कर दीजिए, इसे 22 गुना कर दीजिए और क्वेश्चन 100 का सही जवाब 396 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 10वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई ऑफिशियली मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पूर्ण कर लिए हैं। आगे आने वाली पार्ट में हम लोग इसमें जितने भी देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी दिए गए ना, इसका सोल्यूशन आगे आने वाली पार्ट में हम लोग करेंगे। इससे बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी अपडेट है। तो ये दोस्तों, आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो ये दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।